हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ये जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूरोपियन यूनियन के वीज़ा और इमिग्रेशन प्रोसेस पर। अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी ईयू कंट्री में या किसी शेंगन कंट्री में जाके स्टडी करने का, सेटल होने का या वर्क करने का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना जो बेस्ड होती है मेरी रिसर्च पे। और मैं खुद यूरोप एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर चुका हूँ, मैं जाता रहता हूँ। इनफैक्ट पिछले 5 महीने में मैं 3 बार यूरोप ट्रैवल कर चुका हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ये जो वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, इसका यूरोपियन कंट्रीज़ के वीज़ा प्रोसेस पे और इमिग्रेशन प्रोसेस पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक्चुअली पहले से चल रहा था, लेकिन लड़ाई को अब कुछ दिन हो चुके हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लड़ाई जल्द ही ख़त्म होगी, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा इस लड़ाई का। लेकिन इस लड़ाई के क्या नतीजे निकले हैं, सबसे पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, लाखों यूक्रेनियन लोग अब रेफ्यूजी बन गए हैं। इनफैक्ट मैं डेटा देख रहा था, UNHCR जो संयुक्त राष्ट्र संगठन की रेफ्यूजी एजेंसी है, उसके अनुसार करीब 40 लाख यूक्रेनियन लोग रेफ्यूजी बन जाएंगे। और यूरोपियन कमीशन के अनुसार ये जो संख्या है ये 7 मिलियन यानी 70 लाख तक हो सकती है। अब ये बहुत रेफ्यूजी की लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है। और जो यूक्रेनियन लोग हैं ये यूक्रेन छोड़ रहे हैं मेनली नेबरिंग कंट्रीज़ के रास्ते से, जैसे हंगेरी से वो निकल रहे हैं बाहर, पोलैंड से निकल रहे हैं, स्लोवाकिया से निकल रहे हैं, रोमेनिया से निकल रहे हैं, और कुछ लोग रशिया और बेलारूस के रास्ते भी यूक्रेन से बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनका इमिग्रेशन को लेके रिसेंट ईयर्स में एक्सपीरियंस रहा है। फॉर एग्जांपल, ये जो 2015-16 में सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, उसके बाद करीब जर्मनी ने 10 लाख लोगों को अपने यहाँ पे शरण दी थी। और सिंस यूरोप एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, इकॉनमी अच्छी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इन इमिग्रेंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब ये अक्सर पूछा जाता है मुझसे कि इस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इमिग्रेशन प्रोसेस पे। लोग जो पोर्टुगल जा रहे हैं वो पूछते हैं, जो लोग हंगेरी जा रहे हैं वो पूछते हैं, या जो और अन्य यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ तर्क वाली बातें, कुछ लॉजिकल बातें बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे पड़ोस में ही अफ़गानिस्तान में कई सालों तक लड़ाई रही, करीब 30-40 साल तक लड़ाई। पहले सोवियत्स रहे, फिर अमेरिकन, तालिबान, तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा। अब ये जो काबुल है दिल्ली से करीब 1150 किलोमीटर दूर है। तो मुझे लगता है ठीक है, रेफ्यूजीज़ आए अफ़गानिस्तान से भारत में या पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ डिस्टेंसेस बताना चाहूँगा जो मेजर यूरोपियन सिटीज़ हैं उसका कीव से। देखिए, क्या है, यूक्रेन बहुत बड़ा देश है और ये जो लड़ाई चल रही है ये मेनली यूक्रेन की जो मतलब पश्चिमी सीमा है उस पे चल रही है। और तो इस हिसाब से अगर हम कहें तो सॉरी, पश्चिमी नहीं, बेसिकली पूर्वी सीमा पे ये जो लड़ाई है वो चल रही है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो डिस्टेंसेस की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल जो बुडापेस्ट है वो कीव से करीब 1100 किलोमीटर दूर है। अब वॉर्सा जो पोलैंड की राजधानी है वो कीव से करीब 750 किलोमीटर दूर है। अब अगर हम बात करते हैं बर्लिन की, बर्लिन 1300 किलोमीटर दूर है। लिस्बन, क्योंकि पोर्टुगल में हमारे दर्शकों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पोर्टुगल की राजधानी लिस्बन करीब 4000 किलोमीटर दूर है कीव से। मैड्रिड, जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने के लिए, वो 3300 किलोमीटर दूर है। तो मुझे लगता नहीं है कि इस वॉर का ऐसा कुछ इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ेगा। और अब ऑलरेडी इस पे बातचीत शुरू होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो प्रेशर डाल रही हैं रशिया पे भी
और यूक्रेन पे भी कि वो बातचीत का रास्ता अपनाए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो वॉर है ये जल्द ही ख़त्म होगा। अब जहाँ तक हम बात करते हैं कि इसका शॉर्ट रन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए हुआ क्या है कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, करीब 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन से वापस आ रहे हैं। कुछ डॉक्टर बनने वाले थे, कुछ इंजीनियर बनने वाले थे, कुछ लैंग्वेज कोर्सेज पे थे। तो इनको ऑल्टरनेट यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ेंगी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। और बहुत सारी ऐसी यूरोपियन यूनियन की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इनके लिए रास्ता ऑफ़र करेंगी। हम भी इस पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपका प्लान है, आप यूक्रेन से वापस आए हैं और आप यूरोप में पढ़ना चाहते हैं, ईयू में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रॉल में हमारा नंबर देख रहे हैं। तो हम आपके लिए आपकी जो पुरानी पढ़ाई है यूक्रेन में, एग्जिस्टिंग पढ़ाई जो है यूक्रेन में, उसके बेसिस पे कोई ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब एक और चीज़ है कि बहुत सारे जो यूक्रेनियन हैं वो पोलैंड और हंगेरी और आसपास के कंट्री से पहुंच चुके हैं। वैसे यूक्रेनियन जो नागरिक हैं उनको शेंगेन वीज़ा नहीं चाहिए। अगर वो 90 दिन से कम के लिए शेंगेन जोन में आ रहे हैं तो उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे रेफ्यूजी वाली बात है, तो ऑब्वियसली जो इन कंट्रीज़ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ को कुछ पेपर्स बना के देने पड़ेंगे। तो ये हो सकता है कि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं इन सब कंट्रीज़ के, उनका थोड़ा सा काम बढ़ जाए, क्योंकि उनकी ये प्रायोरिटी रहेगी, सिंस यूक्रेनियन उनके देश में ऑलरेडी हैं तो उनके पेपर्स पहले हैंडल किए जाएं। और मुझे नहीं लगता कि इससे लॉन्ग रन में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो भी ईयू कंट्रीज़ हैं यहाँ पर इमिग्रेंट्स को एब्जॉर्ब करने की बहुत बड़ी ताकत मौजूद है। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग काम करने के लिए ईयू में गए वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसे बहुत सारे टर्किश जो गेस्ट वर्कर्स थे वो जर्मनी गए। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपकी कोई और सवाल है इस बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।